अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीवीएस कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ने जा रहे हैं हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन को डिफाइन किस तरीके से किया जाता है, तो इट इज़ द मेजर्ड ऑफ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 140 mmHg और ग्रेटर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ 90 mmHg और ग्रेटर, या टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस। तो इन थ्री कैटेगरीज की बेसिस पे हम हाइपरटेंशन को डिफाइन करते हैं। अब हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि हाइपरटेंशन कॉज करवाती हैं। वी हैड डिवाइडेड इनटू द नॉन मॉडिफाइबल एंड द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। जो नॉन मॉडिफाइबल होते हैं उनमें आ जाता है हमारे पास एज, दैट इज मोर स्पेसिफिकली मोर देन 65, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स, रेस, जेंडर्स जो कि मेल में ज़्यादा कॉमन होता है, एंड प्रेजेंस ऑफ एनी अदर को एग्जिस्टिंग डिजीज़। एंड मॉडिफाइबल की बात की जाए तो इसमें सिगरेट स्मोकिंग, हाई सोडियम डाइट, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, अनहेल्दी या पुअर डाइट, हाई सैचुरेटेड फैटी डाइट। अब BCQ से रिलेटेड यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो पोटेशियम इंटेक होता है अगर वो कम हो, मतलब लेस देन 3.5 ग्राम पर डे हो, तो दैट कैन लीड टू हाइपरटेंशन। और अगर सोडियम कंजम्पशन जो है, अब ये कहीं पे लिखा हुआ है 2 ग्राम पर डे से ज़्यादा और कहीं पे लिखा हुआ है 5 ग्राम पर डे, बट मोस्ट स्पेसिफिकली यही है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट में 2 ग्राम पर डे से अगर ज़्यादा हो तो वो हमारे पास रिस्क फैक्टर है फॉर द हाइपरटेंशन। Types of hypertension, we have two types, essential and the secondary hypertension. जो essential है that is the primary hypertension, idiopathic hypertension, ये 95% होती है और इसकी cause unknown है। secondary hypertension की बात की जाए तो इसमें हमारे पास मैंने divide किया into the two that are the most common disorders and the uncommon. most common में आ जाता है intrinsic renal disease, sleep disorder, और इसके अलावा हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस होता है, रीनोवैस्कुलर डिजीज होती है। जबकि जो अनकॉमन होता है दैट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एओर्टा, फ्यूक्रोमोसाइटोमा, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। तो ये हमारे पास टू टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन मिलती हैं हमें। अब नेक्स्ट बात की जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर इन एडल्ट्स कैसे हुआ, ये हमारे पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ JN8 क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास सी, अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात की जाए तो सिस्टोलिक जो होता है वो लेस देन 120 होना चाहिए एंड डायस्टोलिक लेस देन 80। एलिवेटेड जो ब्लड प्रेशर हम कंसिडर करते हैं दैट इज 120 to 129 mmHg एंड लेस देन 80 mmHg। अब हम कब बोलते हैं कि ये हाइपरटेंशन हो गई है इस बंदे को, ये पेशेंट जो है हाइपरटेंसिव है, उसमें स्टेज 1 आ जाती है, स्टेज 2 माइल्ड एंड सिवियर में। जो स्टेज 1 होती है दैट इज 130 to 139 mmHg एंड 80 to 89 mmHg डायस्टोलिक। और जब स्टेज 2 की तरफ चली जाए हाइपरटेंशन यानी सिवियर हो जाए तो मोर देन 140 mmHg एंड मोर देन या इक्वल टू 90 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर, यह हमारे पास JN8 की बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंसिव स्टेजेस हैं। अब हाइपरटेंशन हो तो रही है ड्यू टू द मॉडिफाइबल एंड द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। अब होने के बाद हाइपरटेंशन किस तरफ लीड कर सकती है, इट कैन कॉज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाइपरटेंसिव एंसेफेलोपैथी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, क्रॉनिक हार्ट डिजीज, प्रीक्लैम्शिया, इक्लैम्शिया, एओर्टिक एन्यूरिज्म, हार्ट फेलियर, गैंग्रीनस फॉर्मेशन इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज। ये वो डिजीजेज हैं जो कि हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती हैं। अब एक बात यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हाइपरटेंशन आइसबर्ग डिजीज़ है। आइसबर्ग डिजीज़ फिनोमेना हमने पढ़ा हुआ है कि उसमें क्या होता है कि जो डायग्नोस्ड केसेस होते हैं उनसे ज़्यादा अनडायग्नोस्ड केसेस होते हैं जो कि कम्युनिटी में डायग्नोस ही नहीं हुए होते, बट उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द डायग्नोस्ड केसेस। अब ये हमारे पास रूल्स ऑफ हाल्स है जो कि डिटरमाइन करवा रहा होता है कि हाइपरटेंशन जो है ये एक आइसबर्ग डिजीज़ है। कैसे कि ये हमारे पास होल कम्युनिटी है, उसमें से इतने नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो हाइपरटेंसिव हैं। अब हाइपरटेंसिव पीपल में से भी ओनली हाफ आर डायग्नोज्ड एज हाइपरटेंसिव एंड देन हाफ आर ट्रीटेड फॉर हाइपरटेंशन। तो उसमें से सिर्फ ये हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ द पीपल इन द कम्युनिटी आर एडिक्वेटली ट्रीटेड इन एज हाइपरटेंसिव पेशेंट। बाकी सारे अनडायग्नोज्ड रहे और जो डायग्नोज्ड हुए उनमें से भी कुछ लोगों ने अपनी प्रॉपर ट्रीटमेंट ली। तो इसलिए ये एक आइसबर्ग डिजीज़ है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन की बात की जाए तो उसमें हमने डिवाइड किया ऑन द 4 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन: प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमोडियल प्रिवेंशन की बात की जाए तो इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए फॉर द हाइपरटेंसिव रिस्क फैक्टर्स।
प्राइमरी प्रिवेंशन की बात की जाए तो इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं, जैसे इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, स्टॉप स्मोकिंग, रिड्यूस अल्कोहल इंटेक, डाइटरी चेंजेस, जिसमें आ जाता है कि सोडियम इंटेक जो है वो 2 ग्राम पर डे से कम होना चाहिए। डाइट रिच होनी चाहिए इन पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए और फैट और कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस किया जाए इन डाइट। सेकेंडरी प्रिवेंशन इंक्लूड अर्ली केस डिटेक्शन, इट्स ट्रीटमेंट एंड स्क्रीनिंग फॉर द कॉम्प्लिकेशंस। टर्शरी प्रिवेंशन में इज बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, रिहैबिलिटेशन एंड मिनिमाइज डिसेबिलिटी। फिर आ जाते हैं लास्ट पॉइंट है बेसिकली कि रेजिस्टेंट जो होते हैं कुछ लोग टू द हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस, क्यों होते हैं वो? बिकॉज ऑफ देयर इम्प्रॉपर बीपी मेजरमेंट्स, एक्सेसिव सोडियम इंटेक, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, इनएडिक्वेट डाययूरेटिक थेरेपी और मेडिकेशंस। अब उनमें जो डोजेस हैं वो इनएडिक्वेट हों, लोगों को अगर दवाई दी जाए तो वो टाइम पर ना लें, और ड्रग ऐसा हो कि एक ड्रग ले रहे हैं और उसके साथ कोई दूसरी ड्रग ले रहे हैं जो कि उसके काम को इनहिबिट कर रही हो, तो ऐसी ड्रग इंटरेक्शंस या फिर इनएडिक्वेट डोजेज, इन सारी वजूहात की वजह से रेजिस्टेंस ऑफ हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है। तो यहाँ तक हमने हाइपरटेंशन कंप्लीट कर लिया।